नमस्कार। हमारे एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनके बीच बातचीत हुई है। बातचीत इसी विषय को लेकर हुई है कि जो सीमा पर तनाव है, सरहद पर जो तनाव है चीन और भारत के दरमियान, और एक हिंसक घटना भी हुई जिसमें हमारे 20 फौजी शहीद हो गए, तो वहाँ तनाव कम किया जाए। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि भारतीय फ़ौजें और चीनी फ़ौजें कम से कम 1 किलोमीटर पीछे हट गई हैं। गलवान जो घाटी है उसके इलाके में, और एक बफर जोन जो होता है बीच में, एक बफर जोन क्रिएट किया जा रहा है। अजय शुक्ला हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका एक ट्वीट है, उनका ये कहना है कि ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं ये इस तरह से है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से और रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज़ पुल बैक, और पुल बैक को लेकर मतलब आज न्यूज़ चैनल जो हमारे हैं अंधभक्त कुछ चैनल्स हैं, उन्होंने पुल बैक को पुश बैक करने की कोशिश की कि ये पुल बैक नहीं है, ये पुश बैक है। उनको वो खुद पीछे नहीं हटे, हमने उनको हटाया, पुश बैक किया। बहरहाल ऐसे में ज़रूरत है, अजय शुक्ला का कहना है कि एक ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेटमेंट, एक सरकारी वक्तव्य है कि सूरत हाल क्या है वहाँ पर। दूसरे सैटेलाइट की फ़ोटो जो होती हैं, सैटेलाइट इमेजरी होती हैं, वो आएँ, पता चले कि कौन कितना पीछे हटा है। तीसरे, भारतीय फ़ौजें कहाँ गई हैं, पीछे कहाँ हटी हैं। ये इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि वैसे वो आगे ये भी कहते हैं कि चीन की जो नीति रही है वो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे फिर 1 कदम पीछे रही है। तो ये जो है भारतीय फ़ौजें कहाँ हटी हैं, ये इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए कि हमारे प्रधान सेवक ने कहा था कि चीन ना हमारी सीमा में घुसा है और ना ही उसने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। तो अगर हमारी सीमा में घुसा ही नहीं तो भारतीय फ़ौजें क्या अपने ही इलाके में पीछे हट गई हैं? इस पर ज़रा जानकारी चाहिए, इस पर साफ़ सफाई चाहिए। बहरहाल मोहन गुरुस्वामी हैं, उनका ये कहना है कि जो पॉइंट 14 है, पॉइंट 14, वो हमारी जो दौलत बेग ओल्डी रोड जो है हवाई अड्डे की तरफ जाती है, हवाई पट्टी की तरफ, उसके बहुत नज़दीक है। यहीं पर ही बिहार 7 जो रेजिमेंट थी हमारी, उसने चीनियों से आमना सामना किया था। अब जो मोहन गुरुस्वामी कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है जो चीनी लोग अपना रहे हैं, वो ये है कि जो हमारा है वो तो हमारा है ही, जो तुम्हारा है उस पर बातचीत की ज़रूरत है। ये उनकी पॉलिसी रही है, व्हाट इज़ माइन इज़ माइन, व्हाट इज़ योर्स इज़ नेगोशिएबल। और गलवान क्राइसिस ये 1960 में भी हुआ था, तब माओ से तुंग थे, माओ जेडोंग जिनको बाद में कहा गया, जैसे पीकिंग को बीजिंग कहते हैं अब। तो माओ जेडोंग का ऑर्डर था पीएलए को, एक डिक्टम था, एक उन्होंने एक नीति निर्देश दिया था, वो ये था, नेवर मेक एनी कंसेशंस, कोई भी रियायत ना दो कभी भी अपने फ़ौज को। ट्राई योर बेस्ट टू अवॉइड ब्लडशेड, कोशिश करो कि खून खराबा ना हो। बी इन इंटरलॉकिंग पोजिशन लाइक डॉग्स टीथ, जैसे शिकारी कुत्ते के दांत होते हैं उस तरह की पोजीशन में हमेशा रहो ताकि तुम्हारे दांत दुश्मन को जकड़े रहें। और बी प्रिपेयर टू बी इन ए स्टेट ऑफ आर्म्ड को एग्जिस्टेंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और इस बात के लिए तैयार रहो कि आमने सामने सशस्त्र हथियार बंद होकर ये मामला लंबा चलेगा। एक लंबी एंगेजमेंट के लिए, हथियार बंद एंगेजमेंट के लिए तैयार रहो। अब देखना यही है कि हम ये जानना चाहेंगे कि चीन की फ़ौज कहाँ विड्रॉ करी है, और हमारी फ़ौज अगर कोई आए नहीं था चीनी अंदर, चीनी सैनिक अंदर नहीं आए थे, फ़ौज नहीं आए तो क्या हम अपनी ज़मीन से पीछे चले गए हैं? इनके जवाब चाहिए, सरकारी, औपचारिक, ऑफिशियल। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी संस्था है, उसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन यानी IRFA के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। 1949 में इसका नाम इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च किया गया। तो ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसके तहत आती है, उसके तहत काम करती है। अब हुआ क्या है कि 2 जुलाई को जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव, उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है उन तमाम लेबोरेटरीज़ को, संस्थान को, जो कोशिश कर रही हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए एक दवा बनाई जा सके। और उनको चिट्ठी भेजी है कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, जानवरों पर नहीं, इंसानों पर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, कोवैक्सिन नाम की जो दवा है जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसके ट्रायल शुरू कर सकते हैं। उन्होंने 12 अस्पतालों को चिट्ठी लिखी है कि अप्रूवल्स ले लीजिए, और जुलाई 7 से, जो जुलाई 7 कल है,
क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दीजिए इंसानों पर, और साथ में ये भी लिख दिया नॉन कंप्लायंस विल बी व्यूड वेरी सीरियसली। अगर आपने इस आदेश का पालन नहीं किया तो इसे बहुत गंभीरता से देखा जाएगा। अब दिक्कत ये है कि आप हाँ, और साथ में ये भी कहा कि 15 अगस्त तक ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। हाल ही में ऐलान किया था कि 15 अगस्त तक भारत कोरोना का वैक्सीन बना लेगा। अब दिक्कत ये है कि मतलब ये चिट्ठी लीक हो गई। अब जब लीक हो गई तो सवाल ये उठे कि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की आपने मंजूरी दी है, फ़ेज़ 3 जो होता है वो बहुत लंबा चलता है, उसमें बहुत से इंसानों पर जो सेहतमंद होते हैं उन पर ही ट्रायल किया जाता है। आप एक डेडलाइन कैसे मुकर्रर कर सकते हैं, समय सीमा कैसे तय कर सकते हैं कि हाँ 15 अगस्त तक हो जाएगी? क्या किसी ऐलान के लिए? इस पर WHO उनके जो चीफ हैं, उन्होंने चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कि कोरोना की वैक्सीन, उन्होंने कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन तैयार करने में कम से कम 6 से 9 महीने तक का समय ज़रूर लगेगा। और 15 अगस्त की जो डेडलाइन है उसको वेलकम ट्रस्ट DBT अलायंस जो है वो फंड देती है, जो उसने कहा है कि समय सीमा तय करना बेतुकी बात है। अब हुआ क्या है फिर, ICMR ने क्लैरिफिकेशन इशू की कि हमने तो ये इसलिए किया था कि आप जल्दी जल्दी करिए और वरना कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा, ताकि लाल फीता शाही ना हो, देरी ना हो। हमारा सवाल ये है कि ICMR जैसी संस्था जिसकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा है, दुनिया की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है, वो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रही है? क्या कोई दबाव है? और एक एक करके जो संस्थान बने हैं पिछले 70 साल में वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। ICMR उसकी ताज़ा मिसाल है। 99 ऐसे लोग जो IAS अफसर रह चुके हैं, IPS अफसर रह चुके हैं, IFS अफसर रह चुके हैं, उन्होंने खुली चिट्ठी लिखी है। इन अफसरों में अरुणा रॉय, वजाहत हबीबुल्ला, अरुणा रॉय IAS में थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, वजाहत हबीबुल्ला, उन्होंने एक खुली चिट्ठी लिखी है और उसमें चिंता जताई है कि जो रूल ऑफ लॉ होता है, जो न्याय का राज्य होता है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, जैसे कि हम देख भी रहे हैं बहुत सारी जगह पर। उसके अलावा राइट टू फ्री स्पीच जो हमारा है, जो हमारा आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की जो आज़ादी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे फंडामेंटल राइट मानता है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि असॉल्ट ऑन रूल ऑफ लॉ ऑन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने ये कहा है कि सब भारतीय को इकट्ठे होकर इसके सबके खिलाफ लड़ना चाहिए जो इन पर हमले हो रहे हैं लगातार। जो अफसर हैं, जो लोग हैं, इनमें से बहुत लोगों के नाम आप जानते होंगे। अरुणा रॉय हैं, फिर PSS टॉमस हैं, विजय लता रेड्डी हैं, मीना गुप्ता हैं, वजाहत हबीबुल्ला हैं, और फिर इंडियन फॉरेन सर्विस के कुछ ऐसे अफसर हैं जैसे शिवशंकर मेनन, ये हमारे NSA रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे। मधु भादुरी, ये भी IFS ऑफिसर रही हैं, ये आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़ी थी शुरुआत में। देव मुखर्जी, फिर शिवशंकर मुखर्जी, फिर IPS से AS दुलत जो R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ रहे हैं, अमिताभ माथुर, आलोक बी लाल, ये कुछ मैं आपको नाम बता रहा हूँ जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। इन्होंने लिखा है कि ब्लेटेंट यूज़ ऑफ सेडिशन लॉ, सेडिशन मतलब राजद्रोह जिसे कहते हैं, जो मुझ पर भी लगा दिया गया है कि इसका गलत इस्तेमाल इस ढंग से हो रहा है, और किस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है, जो इस वक्त जो चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, वो किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी के एकदम ख़िलाफ़ चल रहा है। इस चिट्ठी में ये भी कहा गया कि जो सेडिशन लॉ है, ये एक उस दौर का कानून है, ये उस दौर का कानून है जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर राज करते थे, और ये तब इसको तब इंट्रोड्यूस किया गया था जब उन्हें डर था कि सरकार के ख़िलाफ़ कोई बगावत ना हो जाए। अब हम एक आज़ाद मुल्क है, सरकार से असहमति जताना जो हम करते हैं और करते रहेंगे, सरकार से असहमति जताना देशद्रोह या राजद्रोह नहीं हो सकता। असहमति जताना हमारा हक है, बुनियादी हक है, और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। बहरहाल ख़ासकर इनकी चिट्ठी में मीडिया को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि जो मीडिया पर खासकर क्रैकडाउन हो रहा है, मीडिया वालों पर, जैसे मैंने कहा मुझ पर भी हुआ है, राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया मुझ पर, सेडिशन का। उसमें इन्होंने ये कहा, उस पर चिंता जताई है कि मीडिया के साथ जो हो रहा है, उनका ये कहना है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, पहले 2020 में उन्होंने 180 मुल्कों में हमारा स्थान 142वां बताया, जबकि 2019 में 140वां था। अपने आप में बहुत बहुत क्या कहें, मतलब दुख की बात है ये।
और इनका ये भी कहना है चिट्ठी में, जो हम भी शुरू से कहते आ रहे कि कोरोना की आड़ में सरकार जो है उसने 55 मीडिया वालों पर, पत्रकारों पर इस तरह के कानून ठोक दिए हैं, केस ठोक दिए हैं, क्योंकि इन सब ने कोरोना को मिस हैंडल किया। सरकार ने जिस ढंग से उसके बारे में लिखा था, बोला था। हम उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ें और ज़्यादा फैलेंगी, और जैसे मैंने पहले कहा, हम असहमत अगर होते हैं तो ये हमारा हक है। हमारी असहमति को राजद्रोह कहना कोरोना की आड़ में एक पुराने कानून, अंग्रेज़ों के बनाए कानून का दुरुपयोग है। आप सब जावेद अख्तर साहब के नाम से वाकिफ़ हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग उनके जो वालिद हैं, मैं हैं कह रहा हूँ क्योंकि लोग चले जाते हैं दुनिया से लेकिन नाम रहता है, तो उनके जो वालिद हैं जानिसार अख्तर, बहुत से लोग शायद उनसे वाकिफ़ ना हों। तो उन्होंने एक कविता लिखी है, बादे वतन। ठीक है, ये बहुत लंबी कविता है, इसलिए मैं टुकड़ों में आपको रोज़ सुनाऊंगा, एक या दो दिन या 3 दिन, जितने भी दिन लगे। शुरुआत करता हूँ। अर्ज़ किया है, पिला साकिया बादे खाना साज कि हिंदोस्तां पर रहे हमको नाज, कि हिंदोस्तां पर रहे हमको नाज। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें, हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। ये जो शहरों के नाम भी बहुत मायने रखते हैं। हमें प्यार अपने हर एक गांव से, घने बरगदों की घनी छाँव से, हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रवायात से, हमें प्यार है अपनी तमीज़ से, हमें प्यार है अपनी हर चीज़ से। उठाए जो कोई नज़र क्या मजाल, तेरे रिंद लें बढ़ के आँखें निकाल। सलामत रहे अपने दश्तो दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन। निगाहें हिमालय की ऊंची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें। रहे पाक गंगोत्री की फवन, मचलती रहे जुल्फ़ो गंगो जमन। रहे जगमगाता ये संगम का रूप, चमकती खुनुक चांदनी नर्म धूप। झलकती रहे ये अशोका की लाट, ये गोकुल की गलियाँ, ये काशी के घाट। आज इतना, बाकी कल। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले।